अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की गुज़श्ता शाम एक ट्वीट आई जिसने सारी जो अफवाहें थीं उसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब क्या नए आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर सिविल हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की बातें हो रही थी, तनाज़े की बातें हो रही थी, क्या ये सारे ख़दशात दूर हो गए हैं? वज़ीर आज़म के पास इस बड़े फ़ैसले के लिए आज और कल यानी 23 और 24 नवंबर का दिन ही बचता है, क्योंकि उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। यानी 25 और 26 को वो पाकिस्तान में नहीं होंगे और फिर 27 को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी होने जा रही है। लिहाजा ये फ़ैसला आज और कल में करना लाजिम है, बहुत लाजिम है। इसी फैसले को लेकर वज़ीर आज़म लंदन भी गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ मुशावरत भी हुई, बल्कि उस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने इत्तेहादियों को भी फ़ोन किए, मुशावरत हुई, एतमाद में लिया, लेकिन कोई हतमी नाम हमने नहीं देखा, ना ही सामने आया। फिर GHQ से समरी ना आने की वजह बताई गई कि इसलिए देर हो रही है। कभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का समरी ना आने का तस्दीकी बयान सामने आया, तो कभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये बयान आया कि समरी आए ना आए, दोनों सूरतों में तैनाती तो हो जाएगी। इसने बड़े सवालात को जन्म दिया। वज़ीर दाखिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे नहीं हो सकता कि समरी भी आए और फिर किसी एक नाम पर लॉबिंग भी की जाए। ये बड़ी अफवाहें कल तक ये सारी गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब बाकायदा GHQ से समरी भेजी जा चुकी है। समरी के मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं, 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस अहम तरीन फ़ैसले पर अपने इत्तेहादियों के साथ एक अहम मीटिंग भी की है और ये भी बताया जा रहा है कि आज आर्मी चीफ़ का नाम फ़ाइनल करके कल की काबीना मीटिंग में मुशावरत के बाद मंजूर करके कल ही सदर पाकिस्तान को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। लिहाजा कल किसी भी वक्त पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ का नाम सामने आने की उम्मीद भी है, तवक्को भी है। नाजरीन, आर्मी चीफ़ के लिए भेजे गए लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम पाक फ़ौज के बेहतरीन अफसरान माने जाते हैं। लिहाजा कौम को तो इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के दिफा की कमान किसी मजबूत हाथों में ही जाने वाली है। लेकिन जो कोई भी हो, बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जो नए आर्मी चीफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला चैलेंज मुल्क में एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये है एक मकबूल लीडर इमरान खान और हुकूमत के दरमियान अर्ली इलेक्शंस को लेकर जो बातचीत को एक डेडलॉक लग चुका है। तो आर्मी चीफ़ के लिए ये डेडलॉक, ये भी एक इसको ख़त्म करना एक मुश्किल चैलेंज होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जनरल बाजवा साहब जब तक हैं आज तक भी कोई ब्रेक थ्रू हमने नहीं देखा अर्ली इलेक्शंस को लेकर। इमरान खान का जो मुतालबा है इसमें भी कोई कामयाबी हमें नज़र नहीं आई, बल्कि इमरान खान तो अपने रजीम चेंज का ज़िम्मेदार भी इस्टेब्लिशमेंट को भी करार देते रहे। दूसरा बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत के हवाले से है, जिसके बारे में अब डिफ़ॉल्ट होने की बातें भी हो रही हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं ये मुमकिन हो पाएंगे। अब तीसरा बड़ा जो चैलेंज है जो नए आर्मी चीफ़ का इंतज़ार कर रहा है, वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जो आइंदा कई सालों तक मुल्क की राहों का तयन करेगी। इसके अलावा कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, मैं बात करूँगी। कर रहे हैं मुझे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपसे अपनी डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ। जनरल साहब, कल तक एक शोर था, समरी नहीं आई, राना सनाउल्लाह ने यह भी कह दिया कि दोनों सूरतों में तैनाती तो होनी है। फिर ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि शायद GHQ और हुकूमत के दरमियान कुछ नामों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ये मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है। बहरहाल कल जब शाम DG ISPR की तरफ से ये तस्दीक होगी कि समरी भेजी जा चुकी है, तो ये तो तसल्ली हुई कि जो हुकूमत कह रही थी कि अभी समरी नहीं आई, जिसकी वजह से ताख़ीर जो है ना वो हो रही है, ये सब कुछ जो है ना वो तय हो गया कल के समरी तो अब भेजी जा चुकी है। इस सीधे साधे मामले को माजी में भी ये होता रहा है, इस बार इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया गया या ये क्यों बना इतना
इस बार कंट्रोवर्शियल में सोशल मीडिया पर डिस्कशन देखी, आजकल मीडिया का हर टॉक शो जो है वो इस पर हो रहा है। क्या वजह है इस बार आर्मी चीफ की तैनाती हर जगह पर डिस्कशन में है? देखिए, तो पाकिस्तान जहां तक हमारी कौमी जिंदगी का ताल्लुक है, इसमें फ़ौज का अमल दखल है, और काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी है कि एक तो हमारे लैंड बॉर्डर ज़्यादा हैं, फ़ौज हमारी इस वजह से नुमाया रहती है। फिर दूसरा ये कि मुल्क के अंदर कोई भी मसाइल खड़े हों, चाहे वो ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, और कोई कुदरती आफत हो या और कोई मसला हो, तो फ़ौज को बुलाया जाता है। फ़ौज वहाँ पे आके अपने हुकूमत के हुक्म पर आवाम की मदद करती है। ये सब वजूहत ऐसे हैं जिसकी वजह से फ़ौज एक नुमाया किरदार फ़ौज का रहा है। माजी में ये भी देखिए कि फ़ौज हुकूमतें भी रही है, और लेटली अगर आप देखिए तो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था गुजरावाला जलसे से, उसका किसी एक लेवल पर दूसरे लेवल पर ले गए। इमरान खान साहब जब ये डिस्कशन शुरू हो गई, वो बाकायदा नाम लेके बातें करना शुरू कर दी लोगों ने, तो इस वजह से ये एक अजीब सी हमारे लिए कश्मकशी खड़ी हो गई थी पाकिस्तान में। फिर कुछ ऐसा पहले अगर आपको याद हो तो असदुल्ला खान साहब आबी की जान से मुंसलिक हैं, उन्होंने एक छोटा सा वीलॉग किया था कि मियां नवाशी साहब ने कहीं लंदन में बैठ के कहा है कि हमें ये डराया गया था कि अगर नो कॉन्फिडेंस ना आया तो कोई आर्मी चीफ अपनी मर्जी का ले आएंगे और फिर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये तो नून लीग के सारे लीडर्स यहाँ पर ये बात करते थे कि ये आदम एतमाद अगर हम नहीं लेकर आते तो इमरान खान ने जो हमारे साथ करना था वो सबको नजर आ रहा था, सबको नाअहल करवा देना था, तो इसीलिए उनके लिए बड़ा जरूरी हो गया था। उसमें भी आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा था, तो वहां से जब ये इस कदर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई तो ये फिर आज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ये हमारे सामने आ गई है। अभी तो शुक्र है कि अभी एक समरी जो इतना मसला बना हुआ था वो समरी तो पहुंच गई है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी कोई लग जाएगा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी कुछ लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, असल मसाइल, वो वहीं के वहीं खड़े हैं, उनको फिर भी हमें हल करना पड़ेगा। सिर्फ दो शख्सियात की तैनाती से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे मसाइल को हल करने के लिए हमें ये जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? जिस तरह बात कर रही है उस तक कुछ ऐसे से इसी बात पे ही बहस हो रही है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल इतने शदीद हैं, चाहे वो, लेकिन जनरल साहब हमारे सियासतदानों ने ही इसको पेचीदा बनाया है, चाहे मौजूदा हुकूमत हो चाहे इमरान खान, सबकी बातों से ये तासुर मिला कि इस मुल्क का हर मसला, इस मुल्क के मसले का हर हल ये नए आर्मी चीफ की तैनाती से ही जुड़ा हुआ है। हर कोई इस कश्मकश में लगा हुआ है कि जो भी नए आर्मी चीफ आए, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि फ़लाँ आर्मी जो नाम है उसका झुकाव किस सियासी जमात की तरफ है, फ़लाँ जो नाम है जो डिस्कशन में है क्या उसका झुकाव नून लीग की तरफ है या तहरीक इंसाफ की तरफ। मतलब कि हर एक ने हर नाम के बारे में ये कहकर डिस्कशन करना शुरू कर दी कि फ़लाँ नाम आएगा तो किस पार्टी के लिए बेहतर रहेगा, फ़लाँ नाम आएगा तो किस पार्टी के लिए बेहतर रहेगा। हमारे सियासतदानों ने खुद इस मुल्क के मसाइल को जोड़ा है इस अहम ओहदे के साथ। सर देखिए, यही मैं रो रहा हूं कि जिनका काम मसले का हल करना है उन्होंने एक शख्सियत के साथ अब सारे मसलों को जोड़ के रख दिया है। अब एक और मसला जो बहुत बड़ा हमने खड़ा कर दिया है इस सारे सिलसिले में, वो ये है कि जिन शख्सियात की कंसल्टेशन हो रही है, सारे बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, सब में से कोई भी जो भी फाइनली चीफ बनेगा या चेयरमैन बनेगा वो अपने काम का हेल्प भी होगा, इंशाल्लाह बेहतर काम भी करेंगे। लेकिन हर एक के साथ हमने किसी न किसी सियासी जमात को जोड़कर हमने ये तमाशा ये खड़ा कर दिया है कि वो एक और बैगेज लेके साथ आएंगे चीफ आर्मी साहब जब उस चेयर पे बैठेंगे। ये भी बदकिस्मती है, उनको ये भी एक टैग अपने से हटाना पड़ेगा। प्लस और जितने भी बहस रही है गुज़श्ता चंद महीनों से लेकर, उससे भी पाकिस्तान का आर्मी को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन कौमी चैलेंजेस अपनी जगह पर रहेंगे, वो फिर भी सियासतदानों को ही हल करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू, नो डाउट। उसमें ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही। भट्टी साहब, उसमें चीफ आर्मी स्टाफ, जी भट्टी साहब, अगर उसमें चीफ आर्मी स्टाफ का ये रोल चाहते हैं, तो फिर ये बार बार क्यों ताना किया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता, हम काम नहीं कर सकते, हमारे काम में हमें कैसे बाहर निकले? सही। भट्टी साहब, अब समरी जब आ गई है, क्या आप अभी भी समझते हैं कोई तनाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है,
कोई इख्तलाफात है, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने स्पेशल डायरेक्शंस देकर भेजी थी शहबाज शरीफ साहब को एक ख़ास नाम के हवाले से, और वो यहाँ तक भी तैयार थे कि अगर जो है इस पर किसी का इख्तलाफ हुआ और उनकी हुकूमत को भी ख़तरा हुआ, इत्तेहाद को भी ख़तरा हुआ, जरदारी साहब भी नहीं माने, तो उनको इस चीज़ की भी वो कोई इसको खातिर खा में नहीं ला रहे थे, परवाह नहीं थी। मीन्स के स्ट्रिक्टली और ख़ास डिस्कशन हुई लंदन में और डायरेक्शंस देकर भेजा गया। आपको लगता है ये सारा तनाव ही इस वजह से था कि नवाज शरीफ और इत्तेहादियों को लेकर या GHQ को लेकर किसी खास नाम पर इख्तलाफ था? क्या आपने सवाल किया है इतना लंबा, और क्या आपकी मासूमियत है, और क्या उसमें बार बार आप इंट्रो में भी नवाज शरीफ, यहाँ भी नवाज शरीफ, हालांकि ना आपका वो प्रोग्राम देखेंगे ना सुनेंगे। वो 5 मुल्कों की, यूरोपीय मुल्कों की सैर के लिए वो 10 रोज़ के लिए जा चुके हैं, और आप इधर बैठ के उनका नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। तो ये हकीकत नहीं है नवाज शरीफ के साथ मुशावरत हुई? फिर इतने मरतबा नाम लें तो वो ताकि ओहो, तब तक तो लेट हो चुका होगा ना भट्टी साहब। आपको नहीं पता कि वो आपको नहीं पता कि वो हमारी अदालतों के मफरूर हैं और मुजरम भी हैं। साथ ये लफ्ज़ आपने साबिक वज़ीर आज़म तो लगाया, मगर ये क्यों नहीं साथ लगाया? क्या आप भूल गई हैं ये? और आर्मी चीफ की मुशावरत उनसे हो रही है, किस आइन के तहत हो रही है, किस कानून के तहत हो रही है? और वज़ीर आज़म तो मेरी भी बात सुन लें आप, जितने मर्जी एतराज़ात यहाँ पर उठा लें कि किस हैसियत से उनके साथ मुशावरत हो रही है, इससे भी नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो नहीं पड़ता, आपको तो पढ़ना चाहिए। हाँ। आपको तो आइडियलिज्म पे रहना चाहिए। हाँ। फ़र्क मेरे कहने से क्या पड़ेगा? मैं क्यों कोई फ़र्क पड़ना है? जब आप लगाते हैं ना साबिक वज़ीर आज़म, वो आए वापस आकर, वो इन अदालतों से जब उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, हम उनका नाम लगाएंगे साबिक वज़ीर आज़म। तो जब आप और मैं एक आइडियल सिचुएशन पे नहीं खड़े होते, एक आइडियल पिच पे नहीं खड़े होते, एक इखलाकी, अब मेरा कोई नवाज शरीफ साहब से ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है कि मैं बार बार ये कहूँ, लेकिन आपने इतना लंबा नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, कभी दरमियान में एक ब्रैकेट में ये भी कह देती हैं कि हालांकि वो ये क्या कभी इमरान खान को कहा है कि क्यों वो नवाज शरीफ करते रहते हैं? क्या आपने कभी तहरीक इंसाफ वालों को कहा है कि क्यों वो नवाज शरीफ करते रहते हैं? क्या उन्होंने ये कभी उन सवाल तो वो उठाते हैं, लेकिन इमरान खान क्या कर पाए हैं? शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं वाया वो लंदन वापस घूम के आते हैं, जहाँ भी जाते हैं वाया लंदन वो आगे जाते हैं। तो क्यों तहरीक इंसाफ की डिस्कशन में भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ? आखिर फैसले तो हो रहे हैं ना, इस मुल्क के लिए फैसले हो रहे हैं। आप भी बैठे हुए, मैं भी बैठी हुई हूँ ना, आप कुछ कर पा रहे हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं, आपने फिर एक सही नहीं बयान फरमाया। इमरान खान साहब लफ्ज़ हर एक के साथ कभी भगौड़ा लगाते हैं, कभी चोर डाकू लुटेरा लगाते हैं, कभी कुछ और लगाते हैं, कभी कुछ और लगाते हैं। आपने पूरा फिकरा नहीं सुना। लेकिन मेरी जर्नलिज्म और एथिक्स मुझे इजाजत नहीं देते ना कि मैंने और आपने फर्क नहीं डालना, अल्फाज लगाऊं, मुझे इजाजत नहीं है ना। नहीं, मैंने और आपने फर्क नहीं डालना, हमने कोई फर्क नहीं डालना। हमने अब बात करनी है जो सीधी बात होती है, जो बात करनी। अब आगे आ जाइएगा आपने इस सवाल पे कि आपने कहा ना क्या सारे खदशात दूर हो जाएंगे? क्या हम कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, तसादम और ये चपकलश ये ख़त्म हो जाएगी? तो घड़ी और छड़ी में फंसी इस कौम के फ़िक्र ना करें, कभी भी ना खदशात दूर होंगे, ना ये कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगी, इससे निकलेगी किसी और में फंस जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हुआ क्यों? सिंपल सी बात है कि हर धड़े ने एक अपना आर्मी चीफ चुना हुआ था, हर धड़े का एक अपना फेवरेट था, और हर धड़ा उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। अब ये है कि आगे क्या होगा? क्या हमारा मसला ये है कि तैनाती है? नहीं है भाई, 100% डिफ़ॉल्ट के ख़तरा हो गया इस मुल्क का, मुआशी दिवालिये का। डॉलर ब्लैक में 241 पर बिक रहा है। हाँ। महंगाई 30% से ज़्यादा हो गई है। कर्जे जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। 20 अरब डॉलर हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है। बिजली पहुंच से दूर, गैस नायाब, ऊपर से हर तबका फ़िक्र रुल रहा है, और उसके अलावा बाहर दुनिया में हम मजाक बने हुए हैं। एक हमारा वज़ीर आज़म पेंट हाउस बैरी कज़ाक
दूसरा वज़ीर आज़म टीटी राज कपूर, तीसरा वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, घड़ी चोर। अब हम के और मजाक बने हुए, हर तरह हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि एक दूसरे को रवादार नहीं है मुंह देखने के। क्या एक तैनाती ये सारा कर देगी? नहीं कर पाएगी। जब आप नहीं खड़े होंगे, जब आप असल मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये कोई मसला हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तैनाती हो जाती है, उसके बाद क्या मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, ये सारे हो जाएंगे। 2,500 अरब यानी 250 अरब के पता नहीं 2,500 अरब की वो गर्दिशी कर्जा, कोई हद है? आपके पास यानी पैसे ही कोई नहीं है। ज़र मुबादला 7.5 या 6 अरब डॉलर, वो भी दोस्तों का मांगा तांगा। अब आप बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो तूफानी दौरे कर रहे हैं, इसका हासिल वसूल क्या है? कोई बताएं, कोई हासिल वसूल हो? आप बताएं ये जो आपस में सर जोड़ के बैठते हैं रोज, फॉर एग्जांपल आपने बताया 3-4 मरतबा, 2 मरतबा तो मुझे भी पता है, वो इस तैनाती को लेकर लंदन गए। किसके खर्चे पे गए? हमारे खर्चे पे गए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब आ गए और वो मुलाकात इस्लामाबाद में, राना सना साहब का बयान, ख्वाजा आसफ साहब का बयान, शाहिद खकान अब्बासी साहब का बयान, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा की अपने सदर को तड़ी, और उसके बाद इसहाक डार साहब की डिप्लोमेसी, वो भी बरी हो गए। आजकल बरी होने का बड़ा सीजन चल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये बताएं, ये कहाँ से ये एक तैनाती बस, और शाम को सोने से पहले ये एक हल्का सा पीछे मुड़ते हैं और पक्का सा मुंह बना कहते हैं यार ये एक आईनी इदारा है, एक फौज को सियासत में मत घसीटना। सारा दिन इस पे लगे रहते हैं, सारा दिन इस पे लगे रहते हैं। सही। हिलाली साहब, तो इसके लिए आए थे, आप बताइए ना। ये अहल थे, तजर्बाकार थे, अरस्तु थे, हर मसले का हल इनके पास था। इमरान खान निकम्मा था, नाअहल था, वो तो उससे तो कुछ समझ नहीं रहा था। ये क्या 6 महीने की कारकर्दगी आपने देखी है? हाँ। कोई हल है इस रास्ते से निकलने के लिए? किसी ने कोई बताया है? तकर्री के बाद किसी ने कुछ बताया करना क्या है? इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहते, आपस में ये नहीं बैठना चाहते, इनके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स हल नहीं है। तो क्या करें हम? ये 22-24 करोड़ मुल्क क्या करेगा? हम फिर क्या करें? किस तरफ जाएं? असल मसला ये है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, हाँ। गवर्नेंस क्या है? सही। हिलाली साहब, इस तैनाती को आवाम ने तो कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, या तो तहरीक इंसाफ ने बनाया या इस हुकूमत ने बनाया। अवाम का क्या लेना देना है? बिल्कुल भट्टी साहब सही बातें कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती से ना इस मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो जानी है, ना आम बंदे के मसाइल ख़त्म हो जाने हैं, ना जो आपके सरों पे कर्जे हैं वो एक दिन में उतर जाने हैं। तो फिर इस आर्मी चीफ के एक अहम ओहदे की तैनाती को लेकर सारे मसाइल आपने एकदम एक साइड पे रख दिए। और अब सुबह भी मैं खबर पढ़ रही थी कि इस अहम तैनातियों को लेकर ना आम मामूल की कोई चीज़ नहीं देखने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। ये 2 दिन इसी चीज़ पर इन्होंने फोकस रखना है। शाजिया, बात सीधी सादी है कि सबसे पावरफुल फोर्स इस मुल्क में और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में, तो ये कहना कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उनका सरबराह कौन होगा, तो ये गलत बात है। अब आप कहेंगी कि ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नहीं है, मगर फैक्चुअली ये है सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में इसलिए लोगों का इंटरेस्ट है और इसलिए मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ लोगों के पीछे लगे हुए। जो आदमी वो समझते हैं कि उनके साथ होगा तो वो बहुत बड़ा एडिशनल फोर्स होगा उनकी पार्टी का, डिसाइसिव भी हो सकता है। ये है सिचुएशन इस वक्त ये कंट्री में। तो मेरे ख्याल में अगर हम रियलिस्टिक होके मान जाएं कि ये है, अब कहें क्यों और कौन जिम्मेवार है और क्या हो सकता है, वो तो मेरे ख्याल में आपको 1 साल प्रोग्राम्स चलाएंगे फिर भी शायद कुछ पता चलेगा। आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर द फैक्ट इज हमारे व्यूअर्स को द फैक्ट ऑन द ग्राउंड
ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है पाकिस्तान में, कम से कम को इक्वल प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो है आर्मी चीफ। तो अब उसकी इलेक्शन हो रही है, लेकिन अब इस तो मुशावरत का समझ में नहीं आ रही ना, जब शहबाज शरीफ साहब डायरेक्शंस लेकर आ चुके हैं, फिर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत, फिर अपनी काबीना में सारी मुशावरत, फिर ये एक रस्मी कार्रवाई से ज्यादा तो कुछ नहीं है हिलाली साहब। समीना, इवन दैट वो भी अंडरस्टैंडेबल है। देखिए, आप अगर मुझे पूछें कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, और आप अगर मुझे उसका नाम ना बताएं, एक की पर्सनैलिटी है इस सॉरी, आई बेग योर पार्डन शाजिया, आई एम सो सॉरी, उस डायरेक्ट हु इज द गाइडिंग फोर्स, अगर आप उसका नाम मुझे ना बताएं तो मैं कैसे आपको फोरकास्ट करूंगा कि कौन होगा? मुझे पता होना चाहिए उसके साथ कौन है, उसके बैकर्स कौन है, किस पार्टीज में है, उसका ख्याल और सोच क्या है। तो मैं ऐसे कमेंट्री देने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन बना आर्मी चीफ। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो खान साहब ने पिंडी का मकाम सेलेक्ट किया है, वहीं पर इनका टेंट सिटी भी लग रहा है, और असद साहब ने कहा कि 26 को ये तैनाती होनी है, उसके बाद इमरान खान जो हमें कहेंगे कि यहाँ रुकना है या यहाँ से वापस जाना है, उसका फ़ैसला हम बाद में करेंगे। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं इस फैसले के बाद देखेंगे कि उन्हें वहाँ पे धरना देना है, उठकर जाना है? तो इसका मतलब इमरान खान साहब भी इसी अहम तैनाती से हर चीज़ को जोड़ रहे हैं, अपना शायद सियासी मुस्तकबिल भी। बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, इमरान खान साहब क्या पिंडी में बैठकर नए आर्मी चीफ पर ये प्रेशर डाल पाएंगे, नए इलेक्शंस को लेकर और जो उनके मुतालिबात हैं उसको लेकर? देखिए, प्रेशर डालने की जरूरत है ही नहीं। आप जब मुल्क के मामूली हालात देखती हैं, सियासी अबतरी का जो आलम अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे और सब भी बात कर रहे हैं, उसके बारे में किसको को नहीं पता। हाँ। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है जितनी खराब हो चुकी हुई है, उसके बारे में किसको नहीं पता। किसको ये नहीं पता कि डॉलर की फ्लाइट हो रही है, यहाँ से हवाला हुंडी फिर जोरों पर है। हमें कोई ऐसा शक तो कहीं रहा नहीं। किसको ये नहीं पता कि आपका किसान आज अपनी फसल बीजने के काबिल नहीं है, कभी इसको डीजल मिलता है कभी नहीं मिलता, महंगाई इतनी ज्यादा उसके लिए भी है। किसको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी एक फूड क्राइसिस में भी जाने वाला है। हमें किसी चीज के बारे में किसी शक तो है नहीं है, इमरान खान साहब कहें या ना कहें, लेकिन ये हालात तो ऑन ग्राउंड है। ये इनका हल ढूंढने के लिए अगर तो आर्मी चीफ को ये समझते हैं, हमारी सियासी क़ुव्वतें सब समझती हैं कि आर्मी चीफ से ही ये मसला हल होगा, तो फिर आर्मी चीफ को आ जाने दें, बैठ जाएंगे, मसला हल कर लें इसको। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, हुकूमत के 14 पार्टियां इनकी कोई कल आपस में मिलती तो है, लेकिन इनके जो सब के मफादात सारे मुख्तलिफ हैं। हुकूमत में भी, हुकूमत से बाहर के, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि सियासतदान जब चाहे फौज आके इनके मसाइल हल कराए। सियासी मामलात में फौज तब इंटरफेयर करे जब सियासतदान चाहते हैं, और आगे पीछे आप लोग फौज को फिर तनकीद करते फिरेंगे। फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। आज भी इमरान खान साहब यही कहते हैं कि इख्तियारात जिनके पास है, मैंने तो उन्हीं से बात करनी है, शायद इसीलिए उन्होंने पिंडी का मकाम जो है वो उसको चुना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप चाहें फौज सियासी मामलात हल कराने आ जाए और जब चाहे आप तनकीद करना शुरू कर दें। इस सियासी अबतरी का हल होगा तो बाकी मामलात हल की तरफ चलेंगे। अगर ये हल नहीं होगा तो आपके मामलात बिगड़ तो है ही है, तेजी और तेजी हो जाएगी इसे बिगड़ने में। इसका हल तो आपने तलाश करना है। और ये मैं इलेक्शन मसले का हल नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन से मसले के हल की तरफ हम जा सकते हैं। भट्टी साहब, नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंज होगा कि सारे डेडलॉक को खत्म करना और फिर सारे पॉलिटिकल मैटर्स में जो भी पिछले 4-5 महीने से जो हम देख रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि आप हमेशा सियासत में मदाखलत करते हैं, आप लोग दूर रहें। अब जितने इल्ज़ामात लग चुके हैं, क्या ये नए आर्मी चीफ के लिए एक चैलेंज नहीं होगा कि उन्हें मुल्क का जो सियासी हालात है उसमें इस्तेहकाम भी देखना है, और अपने ऊपर जो पिछले 4-5 महीनों में इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं उससे भी आपको अपने आप को अलग करना है? तो आप समझते हैं कितना बड़ा ये चैलेंज होगा उनके लिए?
वैसे हद ही कर दी आपने। खारजा पॉलिसी भी अगर फ़ौज ने चलानी है, मुआशी पॉलिसी भी अगर फ़ौज ने चलानी है, हुकूमत को भी फ़ौज ने ही चलाना है, अपोजिशन के मुतालबात भी फ़ौज ने पूरे करने हैं, तो फिर इन सारों को घर भिजवा दें, फ़ौज ही आ जाए। फिर मेरा मतलब है कि वही आके तो सारा ये हल कर ले। ये अभी जन साहब फरमा रहे थे कि मसाइल का हल ये बैठ कर तलाश करें। ये मसाइल सारे मसाइल की 80% मसाइल की वजह ये हैं। जो मसाइल की वजह हैं वो मसाइल हल कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरी बात, आप क्यों नारा मारते हैं जमहूरियत का, सिविलियन वाला दस्ती का, वोट को इज़्ज़त दो का, फ़ौज अपने आइनी हदूद में रहे और हमें अपना काम करने दे, जिसका काम उसी को साजे। आज हम क्यों तवक्को रख रहे हैं कि आर्मी चीफ आकर सारे इनके मसाइल हल करे? क्यों भाई करवाए? खुद करें ना अपने मसाइल हल। आप खुद सियासत खेलें, सियासत खेलें। अब अगर आर्मी चीफ ने ही आके सारा कुछ करना है तो ये किस जो के काम है इनके? हम क्या करें? यानी एक जो इक़्तिदार में आता है वो उनके कंधे पे आ जाता है, और जो इक़्तिदार से निकलता है वो उनसे कहता है कि ये इन्होंने निकाला या इनकी वजह से मैं निकाला। और जो भी निकलता है वो कोई एक ऐसा नहीं आया वज़ीर आज़म मेरा जो बाद में आके कहे कि भाईजान जो नाकामियाँ थी वो मेरी थी, जो कामयाबियाँ थी वो मेरी थी। सारे आप कहते हो साढ़े को तो इख्तियार ही कोई नहीं सी। ओ भाई आप कर क्या रहे थे अगर आपके पास इख्तियार नहीं था? आप तो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि 1 पेज है। आप तो फ़ख्र से कह रहे थे कि मेरे पीछे फ़ौज है, मेरे मंशूर के साथ फ़ौज है। ऐसी डेमोक्रेट फ़ौज होती कोई नहीं है। ये तो ना ज़िया की फ़ौज है ना मुशर्रफ की फ़ौज। ये तो बड़ी वो डेमोक्रेट और हुकूमत के साथ चलने वाली फ़ौज है, और फ़ौज पर तनकीद जो है वो मुल्क दुश्मनी है। तो आप तो ये हमें उस वक्त बता रहे थे। हम 1 पेज पे हैं, तो बाद में जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो उस वक्त कह देते हैं अल्लाह माफ़ी, हमारे पास तो था ही कोई ना। अब इमरान खान साहब के सारे चीज़ें सच्ची, उनको हक है सियासत का, लेकिन फ़ौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो साईं उस्मान बुज़दार को हटवा देती। फ़ौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो DGISI की तकर्री 2 दिन में करवा लेती। फ़ौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो इनको टड्डी दिल पे, कोरोना पर, कश्मीर पर, अभिनंदन पर, सैलाब पर, इन सारों पर इकट्ठा बिठा सकती। तो जहां आपने खड़ा होना होता है वहां आप खड़े हो जाते हैं, जहां आपने नहीं माननी होती वहां आप नहीं मानते, और जब आपके पास नाकामी कोई होती है आप सारा मलबा उन पे डाल के चले जाते हैं। खड़े हो जाएं भाई, ये नाकामी मेरी थी, ये कामयाबी मेरी थी। आपने अगर एक तरफ अलमे बगावत बुलंद करके रखा है तो रातों को क्यों मुलाकातें करते हैं? अगर आप हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए चले हैं तो 3 PR फर्म्स क्यों हायर करते हैं कि ताल्लुकात मेरे अच्छे हो जाएं, इमेज अच्छा हो जाए? बिल्कुल। आप एक जगह पे खड़े हो ना। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि हमें सुनाया जाता था कि इमरान खान का अरेंजमेंट, ये जो सारे कहते थे असम्बली भी जाली है, झुरलू ज़दा है, मैंडेट भी जाली है, फलाना भी जाली है, फलाना, अब उसी में बैठ के खाए पिए जा रहे हैं। ये जो अगर ये कहते थे कि ये इमरान खान वाला अरेंजमेंट चल नहीं रहा, तो मुझे ये बताएं मौलाना साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, कि क्या ये अरेंजमेंट चल रहा है जो 6 महीने से चल रहा है? क्या ये मुल्क चला पा रहा है? नहीं चला पा रहा। 75 साल इतनी 6 महीनों में इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस किसी हुकूमत की नहीं रही जितनी इनकी है। जो काम करने आए थे वो तो यही करने आए थे ना कि इन्होंने नैब ख़त्म करना था, EVM ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म करनी थी, इमरान खान को हटाना था, खुद इक़्तिदार में आना था, आल बचानी थी, माल बचाना था, खाल बचानी थी, इसहाक डार साहब को वापस लाना था, हाँ। मरीम नवाज साहब को बाहर भिजवाना था, नवाज शरीफ साहब की सवाल एक पैदा होता है ना भट्टी साहब, ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? नवंबर की तकर्री करनी है। साथ ये लोग कैसे बैठे हैं? आर्मी चीफ भी किरदार अदा ना करे। मैं ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं इस पर। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि अगर आर्मी चीफ भी अपना रोल प्ले ना करें, फौज भी ना करे, तो फिर ये सियासी जमातें मिलकर कैसे बैठें, कैसे हल निकालें, फिर कौन फैसला करे कि इस वक्त जो मुल्क के तमाम मसाइल हैं उनका हल फौरी इलेक्शंस हैं, फिर ये कौन फैसला करेगा अगर सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे? वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जलसा भी ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? इमरान खान साहब इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत कहती है कि इलेक्शंस के अलावा इमरान खान किसी चीज़ पर बात कर ले, हम तैयार हैं, मिसाक मैशियत कर ले और मुल्क के मसाइल पर बात कर लें, अर्ली इलेक्शन पर हमसे बात ना करें। तो फिर ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ऐसे चलता रहे,
फौज भी देखती रहे, नए आर्मी चीफ भी देखते रहे, फिर कोई अपना रोल भी प्ले ना करे तो मामला ऐसे ही चलते रहे, फिर इन्हीं के सर पे छोड़ दें सारा कुछ। इस डेडलॉक से तो बाहर निकलना है। हाँ, आप फरमा रही हैं, मैं खुद भी एग्री करता हूँ आपसे कि हमारी सियासी क़ुव्वतों में इतना दमखम नहीं है, इतनी उनकी विजन नहीं है, या वो इतनी लिमिटेड सोच से बाहर नहीं निकल सकते कि बैठ के हमें आपस में मामले तय करने हैं, तो फिर somebody else has to knock sense to their head। यस, मैं समझता हूँ, और मुझे इसमें कोई कहने में आर नहीं है, अगर आर्मी चीफ ये काम कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें ये बहस से बाहर निकल के सोचना है कि आईनी तौर पर किसकी ताकत है, किसके इख्तियारात हैं, किसके इख्तियारात नहीं है। जिनके इख्तियारात हैं उसको हल करने के काबिल नहीं है, करना चाहते नहीं है, उनको राइटिंग ऑन दी वॉल तो छोटी कोई दीवार नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। हाँ, इसलिए somebody else has to knock sense to their head। सदर ने कोशिश की, नहीं बात नहीं, तो ये फिर आपको करना पड़ेगा। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इससे पहले भी आर्मी चीफ ने बार बार इन सियासी क़ुव्वतों को आपस में बिठा के बातचीत करवाई है कि बैठिए और बैठ के इस मसले का हल निकालिए। पाकिस्तान के 22, 23, 24 करोड़ जितने भी अवाम हैं वो इस सारे मसले से लाताल्लुक हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि पर्सन A, B, C चीफ बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। उनका मसला ये है कि जो आज जो हालात पाकिस्तान के बने हुए से बाहर निकले, सफेद पोशी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी इतनी दुश्वार हो चुकी हुई है कि ये जो 12-13 पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई हैं या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इनमें किसी को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा कि इसका मामला हम दिन ब दिन बिगाड़ रहे हैं। जितनी देर सियासी अख्तरी जारी रहेगी ये मामला और बिगड़ते जाएंगे। जिस नहज पर हमारी इकोनॉमी है इससे बिगड़ेगी, बाहर बहाल नहीं होगी। कैसे इसको कैसे निकालना है? अगर somebody else has to do this job for them, तो फिर ये जैसा भी भट्टी साहब भी कह रहे थे घर जाए ये लोग। लेकिन having said that, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की है ना, इसी मुल्क के लिए है, इस मुल्क की फौज है, इसी मुल्क के टैक्स के पैसों से हमारी फौज चलती है। वो इसी मुल्क के लिए जाने देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए बैठे हैं, वो लोग दे रहे हैं दिन ब दिन। बिल्कुल बिल्कुल। उसके हिसाब से उनको साथ बिठाएं, और मैं समझता हूँ कि करना पड़ेगा। नए चीफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज करें। और सबसे बड़ा चैलेंज जिसका हम जिक्र नहीं करते आमतौर पर, जितनी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है हमारी सोसाइटी में, हाँ, जिस तरीके से हम आपस में दस्तू गिरफ्तार है, इससे कैसे बाहर निकलना है। बिल्कुल। इससे बाहर निकालने के लिए वो बड़ी सोच हमें लेके आनी पड़ेगी, और फिर जो लीडरशिप है कलेक्टिवली उसको सोच को लेकर आगे चलना पड़ेगा। सही। देखिए वो उसके हिसाब से अगर आप भारतीय टीवी देख लीजिए, जो लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं वो देख लीजिए, कोई शख्स हम पे हंसने से पहले हंसता है फिर आगे बात शुरू करता है पाकिस्तान। वो हर बंदा उठ के पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की मजाक बन के रह गई है यहाँ पे। बिल्कुल सही। हिलाली साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? पाकिस्तान के लिए बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आप वेस्टर्न बॉर्डर पे देख लीजिए, आप अफगानिस्तान की हालात देख लीजिए, रोज के हिसाब से बॉर्डर पे मसाइल बने हुए उनको देख लीजिए। पाकिस्तान के मसाइल बढ़ रहे हैं, इनको हल करने के लिए आपको बेसिक जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आपकी जो जब तक कि आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी, हालात आगे नहीं चलेंगे। हाँ। उसके बाद आपस में मिलकर बैठ के चंद एक फैसले आपस में कर लें। सही। इकोनॉमी को चलाने के लिए ABCD करना है हमने, और इसे लेके आगे चले खुदा के लिए। ये नहीं किया तो पाकिस्तान। हिलाली साहब, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि मौजूदा सियासी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए नए आर्मी चीफ की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नागुज़ीर हो चुकी है? ये लोग आपस में बैठने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही, 100%। मैं समझता हूं कि टीम पाकिस्तान है जो पाकिस्तान को लीड करता है। हाँ। एक आदमी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट नहीं है, ये इंग्लिस्तान नहीं है, ये डेनमार्क नहीं है। टीम पाकिस्तान जो होता है उसमें सदर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस होता है, आर्मी चीफ होता है, और चंद चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। ये है टीम पाकिस्तान। इनको एवरीबॉडी कंसल्टेशन लाजमी है, उनका बातें सुनना, कंसिडर करना लाजमी है।
मैं मीटिंग्स पे बैठा हुआ हूं, जो सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आया है एक प्राइम मिनिस्टर को, वो आर्मी चीफ ने दिया। हालांकि उसका वो सब्जेक्ट नहीं था, मगर उसके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, इतना अवेयरनेस था, इतने उसके लोग इस फील्ड में काम करके इनपुट्स देते थे कि जब वो बैठता था और बोलने का वक्त आता था तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो बड़ा फायदेमंद था। इस हद तक कि वो प्राइम मिनिस्टर ने उस आर्मी चीफ को मुझे कहा कि ये मैं तो चाहती हूं ये रहे, मैं तो चाहती हूं कि ये इसका एक्सटेंशन मिले, मगर ये खुद जाना चाहता है। देखिए बात असल ये है, अगर आप नहीं कि आप फेंस पे बैठे हैं, एक फौज आपकी है, फौज आपके पीछे, तो चलो आप एक फेंस पे बैठ के कहते देखो गलत, देखो करप्ट, देखो ये, देखो वो, ये दिस इज नॉट योर जॉब। आप एक मेंबर एक टीम के हैं। और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि भट्टी साहब ने कोई गलत बात की। व्हाट भट्टी वाज सेइंग वाज एब्सोल्युटली राइट। अगर सियासतदान ये सब चीजें कर सकते थे, समझ सकते थे, उनके पास इतना गुड सेंस था, सेंसिबल लोग थे, तो ये जरूरत शायद ना होती। मगर मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं कि क्या एट द मोमेंट, इस वक्त, मैं आप कभी देखा है आपने क्या इनपुट्स आते हैं फौज के पास? पूछिए जनरल मुस्तफा से। इनका फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, इनके कंपनीज के यूनिट्स होते हैं, MI होता है, ISI होता है, और फिर उनके और भी यूनिट्स होते हैं। तो भाई ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो वो एक्यूमुलेट करके गैदर करते हैं, शाजिया किसके लिए? मुल्क के बेहतरी के लिए ना। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, अर्ली इलेक्शंस क्यों नहीं एडवाइस? इलेक्शंस अर्ली होते हैं या अपनी मौजूदा वक्त पर होते हैं? दोनों सूरतों में मैं तो ये समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत को दोनों तरफ ही नुकसान होगा। जो इस वक्त मईशत का हाल हो चुका है, चाहे 3-4 महीने बाद हों या 6 महीनों के बाद इलेक्शंस हों, आप इस बात से अग्री करते हैं? और इमरान खान इस वक्त जो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को भी पता है कि 3-4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, सूरत हाल उनके हक में ही जाएगी। तो सिर्फ ये सियासत के लिए ही, अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए खान साहब, ज़ाहिर है इससे पीछे तो आप हट नहीं सकते इस मुतालबे से। देखिए, सवाल पे आने से पहले दो बातें। एक तो ये कि इनमें हमारे सियासतदानों में विजन या कोई दम खम की कमी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनमें विजन भी है और दम खम भी है, मगर ये वो ज़ात के लिए है, अपने ख़ानदानों के लिए। कोई बताएं किसी का ज़ाती कारोबार नुकसान में गया हो या जा रहा हो, किसी की कोई बताएं जिनकी औलादें जो हैं वो या अगली 7 नस्लें सवर ना गई हों, कोई बताएं जो सियासत में आने के बाद 2-4 शायद हो, लेकिन कोई बताएं, अक्सरियत बताएं कि जो सियासत में आने के बाद गरीब हो गए हों। और दूसरी बात है कि विजन और दमखम का अंदाज़ा लगाएं स्विस लीक से, पेंडोरा लीक से, दुबई लीक से, पनामा लीक से, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल से। इसके अलावा बेतहाशा, ये तो माशाल्लाह विजन भी नज़र आता है, दमखम भी नज़र आता है। हाँ, मुल्क के लिए नज़र नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी वो जो बहस हो रही थी, हलाली साहब और जन साहब आइडियल सिचुएशन में बात कर रहे थे कि ठीक है, आर्मी चीफ ये वाले या अगले वाले बिठा सकते हैं तो बिठाना चाहिए मुल्क के लिए। मुल्क सारों का है, हम सारों का मुल्क है, लेकिन फिर उसके बाद इन नाशुक्रों को भी तो कुछ कहें ना कि अगर वो बिठाए तो एक धड़ा उठ के खड़ा हो जाता है, ये तो हमारा काम था, सियासत में आप कहाँ से आ गए, हमारी जमहूरियत को खतरा हो गया, हमारी तो आइन खतरे में पड़ गया, मुल्क खतरे में पड़ गया। और अगर आपके हक में फैसला आता है, फिर आप कहते हैं कि ये तो हमारी फौज है यार, ये तो ये नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर आप एक करें ना कि आप दिन को गालियां ना दें, रात को इकट्ठे ना बैठें। बिल्कुल। फिर आप कोई इसको ये सोचें, ये सोचें कि एक रह गया ये इदारा जो अपने कदमों पर है, क्योंकि ये उनकी से बचा हुआ था, बाकी सारे इदारे तो अपने मलिया मेट कर दिए, तो इस इदारे को तो बचा लें, इस इदारे पर तो ना चढ़ाइयाँ करें। कल देख लें PDM क्या कर रही थी, आज ये क्या कर रहे हैं, कल ये क्या कर रहे थे, आज PDM क्या कर रही है, तो ये तो 2 नंबरी ना करें। अब आज इस पे इलेक्शन पे
देखिए इन सारे मसाइल का हल इलेक्शन में। उसकी वजह यह है कि अब जो भी ये फैसला कर रहे हैं या जो भी करेंगे, इनको अपने अगला इलेक्शन नजर आएगा। हाँ। कि देखिए हम अगर ये कर गए तो पहले इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पर है, हम पहले ही गैर मकबूल हैं, कि कहीं हमारा वोटर ना मुतासर हो, कहीं हमारा हल्का ना मुतासर हो, कहीं हम हार ना जाएं। जो नया आएगा वो ये खड़ा होकर कह सकेगा कि भाईजान ये अगले 3 साल जो हैं अब ये बड़े मुश्किल में हैं। अब बताइए जो IMF जायजा मिशन नहीं आ रहा, हाँ। जो वो कह रहा है कि 800 अरब के टैक्स नए लगाओ, और जो इसहाक डार साहब रुके हुए हैं वो किस वजह से? क्योंकि वो आए थे IMF से कि आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए, डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के लिए। अब वो उससे किस तरह फिरें? और अगर वो बड़ा फैसला लें तो वो और ज्यादा कश्ती डूबती है। तो लिहाजा ये बड़े फैसले लेने के लिए या तो ये है कि सारे इकट्ठे एक टेबल पे बैठे स्टेक होल्डर्स और कहें कि यार मईशत पे और पाकिस्तान पे कोई सियासत नहीं, और अगर ये नहीं है तो फिर सारे जाएं कि भाई हमने डिफॉल्ट से निकाल दिया, या जो भी नारा मारें। और अब वक्त है कि इलेक्शन आए, जो फ्रेश मैंडेट लेके आएगा वो बड़े फैसले करे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। मेरे साथ अली साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।